हार्दिक स्वागत है आपके मेरे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण और वर्णमाला। तो व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है। देखिए, क्री धातु में बी और आंग उपसर्ग के साथ ल्युट प्रत्यय के योग से व्याकरण शब्द की उत्पत्ति होती है। और हिंदी में देखा जाए तो कर धातु में बी और आ उपसर्ग में और अन प्रत्यय के योग से व्याकरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। व्याकरण शब्द का अर्थ है भली भांति समझना। अब हम भाषा शब्द के विषय में समझेंगे। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाष का अर्थ है बोलना। अब हम हिंदी शब्द के विषय में समझेंगे। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। फारसी को पारसी या ईरानी भी कहते हैं। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। सिंधु से हिंदू और हिंदू से हिंद और हिंदी से शब्द का निर्माण हुआ। सिंधी लोग स को ह और ध को द कहते थे। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम शरफुद्दीन यज़दी की रचना जफरनामा में मिलता है। ये तो हम लोग विशेष तथ्य समझ गए। अब हम आएंगे अपने मुद्दे पर, वर्णमाला। तो वर्णमाला वर्णों के सार्थक व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण क्या होता है? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड करना संभव न हो उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई और हलंत क, हलंत ख, हलंत व्यंजन और जो भी उसके आगे हैं। इसकी ट्रिक क्या हो सकती है वर्ण की? देखिए, स्वर और स्वर रहित व्यंजन जो हैं वर्ण कहलाते हैं। अक्षर क्या है? वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण श्वास की एक ही झटके में हो जाए। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण श्वास के एक ही झटके में हो जाए उन्हें अक्षर कहते हैं। इसकी ट्रिक क्या होती है? स्वर और स्वर सहित व्यंजन जिसमें हलंत ना हो वो व्यंजन वह अक्षर कहलाता है। और हिंदी वर्णों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। वो कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। देखिए, स्वर की संख्या 11 होती है और स्वर स्वतंत्र होते हैं, अर्थात इनके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। और व्यंजन क्या है? व्यंजन की संख्या 33 होती है और व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब हम स्वरों का वर्गीकरण या भेद देखेंगे। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के दो भेद माने गए हैं। कामता प्रसाद गुरु ने भी उत्पत्ति के आधार पर स्वर के दो ही भेद माने हैं। मूल स्वर, देखिए, मूल स्वर और दूसरा है संधि स्वर। तो उत्पत्ति के आधार पर पहला है मूल स्वर, दूसरा है संधि स्वर। तो मूल स्वर ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति में किसी अन्य स्वर की उत्पत्ति का योगदान नहीं रहता, इनकी संख्या 4 है। और मूल स्वर को एकल स्वर भी कहते हैं। जैसे ह्रस्व अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और ह्रस्व री। और दूसरा है संधि स्वर। संधि स्वर या संध्य स्वर ऐसे स्वर जिनका निर्माण दो स्वरों के योग से होता है उन्हें संधि स्वर या संध्य स्वर कहते हैं। इसके दो उपभेद हैं संधि स्वर या संध्य स्वर के। पहला है दीर्घ स्वर। मूल स्वर मिलाने में जो स्वर उत्पन्न हो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे ह्रस्व अ में ह्रस्व अ मिला तो दीर्घ आ बन गया, और ह्रस्व ई में ह्रस्व ई मिली तो दीर्घ ई बन गई। ह्रस्व उ में ह्रस्व उ मिला तो दीर्घ उ बन गया। ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे। संयुक्त स्वर। तो संध्य स्वर का दूसरा भेद है संयुक्त स्वर।
जिन स्वरों के मेल से जो भिन्न स्वर हो उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न हो, मतलब भिन्न भिन्न अलग अलग स्वरों से जो स्वर उत्पन्न हो उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे अ और ई मिल के ए बना है, अ प्लस ए से मिलकर ए बना है, अ जमा उ से मिलकर ओ बना है, अ जमा ओ से मिलकर आओ बना है। अब देखिए, भोलानाथ तिवारी ने संयुक्त स्वर को संध्याक्षर भी कहा है। किसने? भोलानाथ तिवारी ने संयुक्त स्वर को संध्याक्षर भी कहा है। अब हम अगला भेद स्वर का देखेंगे, मात्रा या उच्चारण के आधार पर। और मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर या उसे एक मात्रिक स्वर। ह्रस्व स्वर को प्राथमिक स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर और छोटा स्वर भी कहते हैं। अब देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर या एक मात्री, प्राथमिक, लघु या मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अ, ई, उ, री। मात्रा या उच्चारण के स्थान पे स्वर का दूसरा भेद है दीर्घ या द्विमात्रिक, गुरु या मिश्रित स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उन्हें दीर्घ या द्विमात्रिक, गुरु या मिश्रित स्वर कह सकते हैं। इनकी संख्या 7 है। जैसे दीर्घ आ, ई, दीर्घ ई है, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और आओ। अब हम उच्चारण और मात्रा के आधार पर स्वर का तीसरा भेद देख रहे हैं। देखिए, प्लुत, इसे त्रिमात्रिक या वैदिक स्वर भी कहते हैं। जिन स्वरों को उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना समय लगे उसे प्लुत या त्रिमात्रिक या वैदिक स्वर भी कहते हैं। इनके उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है। ठीक है। इसका चिन्ह यश की तरह होता है। इसका प्रयोग रोने, गाने, चिल्लाने एवं पुकारने में किया जाता है। हिंदी में प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं होता है।
वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग अधिक किया जाता है। प्लुत का अर्थ है उछलता हुआ। ठीक है, अब हम स्वर का अलग भेद पढ़ेंगे, ओष्ठ या आकृति के आधार पर। और ओष्ठ और आकृति के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं। पहला है वृत्तमुखी, दूसरा है अवृत्तमुखी। तो पहला अवृत्तमुखी, जिसे हम गोल स्वर, ओष्ठ स्वर, रंजित स्वर, वर्तुलित स्वर भी कहते हैं। ओष्ठ को वृत्ताकार करके या गोल करके जिन स्वरों का उच्चारण करते हैं उसे वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे उ, दीर्घ उ, ओ, औ और आगस स्वर ओ, जैसे ऑफिस। और दूसरा है अवृत्तमुखी, अवर्तुलित। जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोल नहीं होते बल्कि फैल जाते हैं उन्हें अवृत्तमुखी स्वर या अवर्तुलित स्वर कहते हैं। आ, ई, दीर्घ ई, री, ए, ऐ इसके उदाहरण हैं। अ जो स्वर है उदासीन है। ठीक है, अगर विकल्प में उदासीन ऑप्शन न हो तो उसे अ को अवृत्तमुखी मान लिया जा सकता है। अब हम स्वर के अलग भेद पढ़ेंगे। तो स्वर के भेद में जीवा के आधार पर स्वर को देखेंगे। तो जीवा के आधार पर स्वर के तीन भेद होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का अग्र भाग सक्रिय रहता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। ई, ए, ऐ और री। जीवा के आधार पर दूसरा है मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग सक्रिय रहता है उसे मध्य स्वर कहते हैं, जैसे अ। और जीवा के आधार पर तीसरा जो भेद है पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पश्च भाग सक्रिय रहता है या जीवा का पिछला भाग सक्रिय रहता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, तीन जैसे आकृतियाँ बनेंगी। जैसे आ देखिए, उसमें भी तीन जैसी आकृति बनी है, उ, ओ, औ और आ, आओ। ठीक है, भोलानाथ तिवारी तथा हरदेव बाहरी ने आ को मध्य स्वर माना, जो कि अप्रामाणिक है, प्रमाणिक नहीं, अप्रामाणिक है। ठीक है, अब हम स्वर का अगला भेद देखेंगे, मुखाकृति के आधार पर स्वर। तो मुख खुलने के आधार पर स्वरों को चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है विवृत, जिसे हम ओपन कहते हैं। जिस स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार पूरा खुला रहे उसे विवृत स्वर कहते हैं। इसकी संख्या होती है आ। और दूसरा है अर्धविवृत, यानी कि हाफ ओपन। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा खुला रहे उसे अर्धविवृत कहते हैं। इनकी संख्या 3 होती है, जैसे ए नहीं, अ, ऐ और औ। ठीक है, फिर अगला है समृत। समृत नीचे क्लोज, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उन्हें समृत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 है, जैसे ई, उ, री। फिर अगला है अर्धसमृत, यानी कि हाफ क्लोज। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उन्हें अर्धसमृत कहते हैं। इनकी संख्या 2 है, जैसे ए और ओ। अब हम अगला भेद देखेंगे, नासिका या प्रकृति या स्वभाव के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। पहला है अनुनासिक, जिसे सा अनुनासिक चंद्र बिंदु भी कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख और नाक से निकलती है उसे अनुनासिक, सानुनासिक चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसमें ध्वनि केवल मुख और नाक से निकलती है। अनुनासिक ध्वनियों में स्वरों के गुण होते हैं, जैसे आँख, दाँत, चांद, आंत, गांव, कुआं, अंधेरा। सिरों रेखा के ऊपर बिंदु लग सकता है। कब लग सकता है? चंद्र बिंदु की जगह बिंदु कब लग सकता है? जब ऊपर स्वर की मात्रा हो, जैसे कहीं में ई की मात्रा है, में ऐ की मात्रा है में है की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर चंद्र बिंदु के आधार पर बिंदु लगा है। दूसरा है निरनुनासिक या अनुनासिक। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय केवल जो ध्वनि केवल मुख से बाहर निकले
उन्हें निरनुनासिक, अननुनासिक कहते हैं। तो ये हो गए नासिका प्रकृति और स्वभाव के आधार पर भेद। फिर अगला भेद है जाति के आधार पर स्वर। तो जाति के आधार पर स्वर के दो प्रकार किए जा सकते हैं, सवर्ण या असवर्ण, यानी कि सजाति या विजाति। तो पहला देखेंगे सजाति स्वर या सवर्ण। समान उच्चारण स्थान वाले जो स्वर होते हैं उसे सजाति स्वर कहते हैं, जैसे अ आ इ ई उ ऊ। और दूसरा है विजाति स्वर यानी कि असवर्ण। स्वर्ण के विपरीत जो गुण रखते हैं वो असवर्ण या विजाति स्वर होते हैं, जैसे ए ऐ ओ औ। ये ऐ है, कहीं कहीं दोस्तों गलती हो गया है मात्रा में, उसे ध्यान दिया करिएगा। जैसे उसमें ई था, दीर्घ ई था। अब हम स्वर का अगला भेद देखेंगे। मुख की मांसपेशियों के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। पहला है शिथिल स्वर, दूसरा है मध्यम स्वर और तीसरा है दीर्घ स्वर। तो शिथिल स्वर क्या होता है? जिन स्वर के उच्चारण में मांसपेशियों में कम तनाव रहता है उन्हें शिथिल स्वर कहते हैं, जैसे अ ई उ। मध्यम स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मांसपेशियां हल्की दृढ़ हो उसे मध्यम स्वर कहते हैं, जिसे ए और ओ। और तीसरा है दीर्घ स्वर, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मांसपेशियों में अधिक तनाव रहता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे दीर्घ ए ऐ और औ। तो ये हो गए मुख और मांसपेशियों के आधार पर स्वर। अब हम पढ़ेंगे अगला आगत, विदेशी या अंग्रेजी या गृहीत स्वर। तो यह विदेशी भाषा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जैसे आ हो गया, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, कॉफ़ी और टॉफ़ी। ठीक है। फिर हम अगला पढ़ेंगे अयोगवा। देखिए अयोगवा ये न तो स्वर होते हैं न ही व्यंजन होते हैं, इनका उच्चारण अ के बिना संभव ही नहीं है। अयोगवा का यह स्वर के पूर्व नहीं बाद में आते हैं, पश्चात आते हैं। और अयोगवा की संख्या 2 होती है, जैसे अंग अनुस्वार जिसे कहते हैं और अह जिसे हम विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार का उच्चारण में श्वास केवल नाक से निकलता है। किससे निकलता है? केवल नाक से निकलता है, और यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन होता है। ठीक है। अब कुछ चार्ट हम आप देख ले रहे हैं, कुछ लोग कन्फ्यूज होते हैं, अनुस्वार क्या होता है, यो अनुनासिक क्या होता है, निरनुनासिक क्या होता है। देखिए अनुस्वार को अयोगवाह भी कहते हैं, इसकी चिन्ह बिंदु ऐसी होती है। अनुनासिक को सा अनुनासिक भी कहते हैं, और ये इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। और निरनुनासिक अनुनासिक को जानते हैं तो निरनुनासिक और अनुनासिक को पहले लास्ट वाले को समझ लेते हैं। इसमें केवल यह मुख से बोला जाता है, और अनुस्वार अयोगवाह या अनुनासिक सा अनुनासिक इससे मैं समझते हैं। देखिए अनुस्वार जो होता है वह पृथक ध्वनि नहीं होती, इसमें मात्राओं की गणना की जाती है। लेकिन जो अनुनासिक हो या सानुनासिक या चंद्र बिंदु जो होता है वह पृथक नहीं होता है। ठीक है ना। अनुस्वार पृथक ध्वनि होती है, लेकिन सा अनुनासिक या अनुनासिक होते पृथक नहीं है। अनुस्वार का उच्चारण गुरु के रूप में होता है, ठीक है, दीर्घ के रूप में होता है। लेकिन जो अनुनासिक का उच्चारण होता है उसका उच्चारण लघु होता है। अनुस्वार जो होता है स्वर से पृथक ध्वनि होती है, लेकिन जो अनुस्वार के बाद अनुनासिक होता है अनुनासिक स्वर से पृथक नहीं होती है। अनुस्वार संज्ञा होता है, अनुनासिक विशेषण होती है। अनुस्वार नाक से उच्चरित होती है, और जो अनुनासिक होती है वह मुख और नाक दोनों से बोला जाता है। अनुनासिक को सानुनासिक या चंद्र बिंदु भी कहते हैं। यहाँ तक तो आप लोग समझ लिए हैं। ठीक है। अब कुछ और देख लेंगे स्वरों के बारे में। तो स्वरों में कंठ तालु होता है, जैसे ए और ऐ। अ और ए मिल के ए हो गया, और ए मिल के ऐ हो गया। स्वरों में कंठोष्ठ होता है, ओ और ओ, जैसे अ और उ मिल के ओ हो गया, और ओ और औ मिल के औ हो गया। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के विषय में। देखिए व्यंजन क्या होता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ मुंह के बाहर निकल आती है। ठीक है ना। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ मुंह से बाहर आती हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब हम लोग अपडेट देखेंगे। अपडेट क्या है? नया 22 अगस्त 2024 को केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा एक विशिष्ट व्यंजन, इसको देख लीजिए, इसका उच्चारण ल की तरह होता है, जोड़ा गया है। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में अब 53 वर्ड हो गए। पहले कितने थे? पहले 52 थे, अब कितने हो गए? 53 वर्ड हो गए। एक विशेष व्यंजन ये इसके जोड़ने के कारण।
तो आप लोग अब अगर ऑप्शन में 53 आए तो उसे देखना है। अब देखिए, किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार व्यंजन को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन, स्पृष्ट व्यंजन, इसकी संख्या 25 है और यह क से म तक होती है। अंतस्थ व्यंजन, जिसे ईसत स्पृष्ट व्यंजन भी कहते हैं, इनकी संख्या 4 है, य व र ल। तीसरा है उसमें व्यंजन, जिसे ईसद विपरीत भी कहते हैं और उस व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं और इनकी संख्या भी 4 है, स स स। अब आगे देखेंगे, केंद्रीय हिंदी निदेशालय तथा आर्येंद्र शर्मा ने ड़ और ढ, जो कि उच्छिप्त व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन है, इसे जोड़कर 33 + 2 35 व्यंजन माना है। लेकिन ये मान्य नहीं होगा, इसे आप लोग मत मानिएगा। अगर इनके हिसाब से आए कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने व्यंजनों की कितनी संख्या मानी है या आर्येंद्र शर्मा ने व्यंजनों की कितनी संख्या मानी है, तब आप 35 मारिएगा। नहीं तो ऑप्शन में 33 रहेगा, 33 मारिएगा। 33 को ही पहले प्राथमिकता दीजिएगा। अगर 33 नहीं रहेगा तब आप 35 पे जा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन क्या होता है, ठीक है ना। स्वरों का पहला व्यंजनों के पहले भेद में पहला भेद है स्पर्श व्यंजन। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु उच्चारण स्थान विशेष को स्पर्श करती हुई निकलती है, उन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। कि स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन को स्पृष्ट व्यंजन भी कहते हैं और स्पर्श व्यंजन को स्फोटात्मक ध्वनियाँ भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, क से म तक। जैसे मैंने ट्रिक बनाया है कचट तब, कचट तब से क से क वर्ग आ गया, च से च वर्ग, ट से ट वर्ग, त से त प। केटीएम दो, केटीएम दो। जैसे आप समझ लिए कि आप कहीं जा रहे हैं, आप मम्मी से कह रहे हैं कि मम्मी एटीएम दो, लेकिन आपने भूल किया कि क्या कह दिया, केटीएम दो। इस प्रकार याद लिखिए कचट। कचट में क से के से कंठ हो गया, च में कचट में च से च वर्ग का तालु हो गया उच्चारण स्थान। कचट में ट से यम, केटीएम में यम म से मूर्धा हो गया उच्चारण स्थान। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा हो गया और त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत हो गया, त थ द ध का। और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो गया, ठीक है। अब हम अगला देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर एवं व्यंजनों के मध्य में होता है या मध्य से होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन्हें ईसत स्पृष्ट भी कहते हैं और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती हैं, य र ल व, ठीक है। अब इसमें देखेंगे संघर्षहीन व्यंजन या अर्धस्वर। वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु बिना संघर्ष के बाहर निकलती है, ठीक है ना। और इनकी संख्या 2 होती है, य और व। और य और व को अर्धस्वर भी कहते हैं। दूसरा आ गया लुंठित व्यंजन, ठीक है। इसी में अंतस्थ व्यंजन में एक र होता है शब्द ना, तो लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन। जिन व्यंजनों को उच्चारण में जीवा की नोक रगड़ खाकर वायु से रगड़ खाकर कांपती रहती हैं, ठीक है ना, उसे लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। प्रकंपित का अर्थ ही होता है कांपता हुआ और इसे कंपन जात भी कहते हैं। जैसे एक ही शब्द आता है इसमें र, तो र को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक का अर्थ है बगल का। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा श्वास वायु के मार्ग में खड़ी हो जाती है और वायु उसके बगल से निकल जाती है। जीवा क्या होती है, श्वास वायु के मार्ग में खड़ी हो जाती है और वायु उसके बगल से निकल जाती है, उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जिसे ल, जैसे उसे ल है, ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे उसमें व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण के समय रगड़ खाकर मुख से उष्मा निकलती है उन्हें उसमें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। उसमें व्यंजन को ईषद विपरीत भी कहते हैं, जैसे स ह। ठीक है। अब आ गया संघर्षी व्यंजन। ठीक है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो उच्चारण अव्यय इतने निकट आ जाते हैं कि वायु निकलने का मार्ग सरकरा हो जाता है, जिससे वायु को बाहर निकलते समय संघर्ष करना पड़ता है और इन ध्वनियों का उच्चारण तक किया जा सकता है। ठीक है। इन्हें उसमें व्यंजन भी कहते हैं, जैसे सह और जो ये अरबी फारसी शब्द होते हैं ख, ग, ज और फ। ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों के 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है, स्थान और प्रयत्न। तो हम प्रयत्न के आधार पर देखेंगे, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को 2 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पहला श्वास वायु या श्वास प्राण मात्रा के आधार पर या प्राणत्व के आधार पर, और दूसरा है स्वर तंत्री में श्वासनाद कंपन या घोषत्व के आधार पर। तो हम पहला देखेंगे श्वास वायु या प्राणत्व के आधार पर। तो पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। तो अल्प प्राण देखेंगे। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा कम होती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। इनकी संख्या 30 होती है। इनकी ट्रिक क्या हो सकती है अल्प प्राण और महाप्राण की? तो देखिए, दूसरा चौथा उसमें व्यंजन महाप्राण, बाकी सब अल्प प्राण। बस यही ट्रिक याद रख लिए। दूसरा चौथा वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण और उसमें व्यंजन महाप्राण है, बाकी सब अल्प प्राण है। बाकी अल्प प्राण में वर्गों का पहला तीसरा पांचवा अंतस्थ व्यंजन और स्वर, ये सब संख्या अल्प प्राण की संख्या इस प्रकार 30 हो जाती है। और हम महाप्राण देख लिए। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। महाप्राण की वही ट्रिक है, दूसरा चौथा उसमें व्यंजन महाप्राण, बाकी सब अल्प प्राण। अब देखिए, दूसरा चौथा वर्गों का और उसमें व्यंजन, यानी कि इनकी संख्या महाप्राण की संख्या 14 होती है। अब हम देखेंगे स्वर तंत्री में श्वासनाद गमन या कंपन या घोषत्व के आधार पर। इसके 2 प्रकार के, अघोष और सघोष। अघोष व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। इसकी भी ट्रिक क्या हो सकती है? पहला दूसरा तीनों स अघोष, बाकी सब सघोष। पहला दूसरा तीनों स अघोष, बाकी सब सघोष। तो पहला दूसरा तीनों स 10 + 3 13 हो गए। तो अघोष शब्दों की संख्या, अघोष व्यंजनों की संख्या 13 है। और अब आ गया सघोष। सघोष को हम घोष भी कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में नाद और कंपन होता है उसे सघोष या घोष कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 31 होती है। कैसे? तो पहला दूसरा तीनों स अघोष, बाकी सब सघोष। ठीक क्या है? पहला दूसरा तीनों स अघोष, बाकी सब सघोष। बाकी में कौन हो गया? तीसरा चौथा पांचवा और ह और अंतस्थ में य व र ल और स्वर में 11 वर्ण। इसकी संख्या 31 इस प्रकार हो जाएंगी। अब अगला हम देखेंगे व्यंजन में गृहीत, आगत, मेहमान, विदेशी व्यंजन। ये विदेशी भाषा के व्यंजन है। बदलते समय भाषा के भारतीय भाषा में शामिल हो गए हैं। इसे अरबी फारसी भाषा भी लिया माना जा सकता है, जैसे क, ख, ग, ज, फ। और ये राजा श्री प्रसाद सितारहंद के अनुसार ही इसे माना जा सकता है, लिया गया है। अब अगला आ गया संयुक्त व्यंजन। जिन व्यंजनों का निर्माण 2 व्यंजनों के मेल से होता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, क और स से मिलकर बना है, त्र इस त और र से मिलकर बना है, ज्ञ, ज और य से मिलकर बना है, जिसे हम ज्य भी बोल देते हैं, स्र जो स और र से बना है मिलके। अब देखिए अन्य भेद में हम क्या देख सकते हैं। अन्य भेद में व्यंजनों के पहला है नासिक के वर्ण। प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर का उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठने वाली वायु मुख के साथ नासिका द्वारा निकलती है। इसे नासिक के वर्ण भी कहते हैं। जैसे अंग, इ, ड़, न, म। फिर आ गया दंतोष्ठ व्यंजन। व और फ का उच्चारण करते समय नीचे का ओष्ठ ऊपर वाले दांतों को स्पर्श करता है। इसे दंतोष्ठ व्यंजन भी कहते हैं। फिर आ गया काकल ध्वनि, जिसे हम अलू जिह्वा भी कहते हैं। तो ह तथा विसर्ग का उच्चारण कंठ के नीचे काकल स्थान से होता है, अतः इन्हें काकल ध्वनि या उरस्व ध्वनि या हंसवर ध्वनि या
योगी वर्णध्वनि या स्वर यंत्रमुखी वर्ण कहा जा सकता है। किसे? काकल्य या अलिजीवा ध्वनि को, जो ह और विसर्ग होते हैं। फिर आ गया वर्ष ध्वनि। सरल जन, एक ट्रिक याद रखिए, सरल जन, सरल ज और न। वर्ष मसूड़े को कहते हैं। जब जीव किसी वर्ण का उच्चारण करते समय मसूड़ों को छूती है तो उस वर्ण को वर्ष कहते हैं। फिर अगला आ गया स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ये व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में कुछ घर्षण के साथ वायु बाहर निकले। इसमें च वर्ग में च छ ज झ आता है, य नहीं आता। इसका पंचमाक्षर च वर्ग का नहीं आता, इसलिए इसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। फिर हम लोग अगला देखेंगे उच्छिप्त, द्विस्पृष्ट, द्विगीण और ताड़नजात। ठीक है। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ उलटकर वायु को बाहर फेंकती है। ठीक है। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ उलटकर वायु को बाहर फेंकती है उसे उच्छिप्त, द्विस्पृष्ट, द्विगीण और ताड़नजात व्यंजन कहते हैं। अब देखिए, ये ताड़नजात का जो निर्माण होता है उच्छिप्त व्यंजनों का, ड़ और ढ का, ये ड और ढ से विकसित हुए हैं। इनके नीचे बिंदु लगाया जाता है। ये मध्य या अंत में ही आते हैं, शुरुआत में नहीं आते हैं। जैसे सब देख लीजिए, चढ़ना, गढ़, हाड़, गाड़ी, लड़का। ठीक है। अब हम लोग जीवामूली को देखेंगे। तो देखिए, शुद्ध रूप से जो है क, ख और ग जीवामूली व्यंजन है। इनकी ध्वनि का उच्चारण जीवा के मूल भाग में स्पंदन होने से होता है। ठीक है ना। तो अभी आगे देखा जाएगा वर्णों का उच्चारण स्थान का सूत्र देख लेंगे संस्कृत से। जैसे अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। जैसे अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इसमें अ आ क वर्ग में क ख ग अंग और ह और विसर्ग, इन्हें कंठ बोलते हैं। इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। कंठ को कोमल तालु भी कहते हैं और इनका उच्चारण कंठ के अति समीप होने के कारण होता है। दूसरा सूत्र क्या है? इचु यसानम तालु। इचु यसानम तालु, ई से ई और ई, चू से च वर्ग, य से य और स से स। इनका उच्चारण स्थान तालु है। तालु को कठोर तालु भी कहते हैं। इनका उच्चारण जीवा द्वारा मुख के ऊपर की छत को, जहाँ तालु होता है, उसको स्पर्श करने से होता है, इसलिए इसे तालव्य व्यंजन भी कहते हैं। तीसरा सूत्र देख सकते हैं, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु में री, टू में ट वर्ग, ट ट ढ ढ अड़ र और मूर्धन्य स। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। मूर्धा को पूर्व तालब भी कहते हैं। इनका उच्चारण जीवा द्वारा मूर्धा से टकराने से होता है। ठीक है। अब थोड़ा विशेष तथ्य देख ले सकते हैं। और भी सूत्र है, ऋतु लसानाम दंता, उपमानियानाम ओष्ठौ। तो वो सब मैंने आपको बता दिया कचर तप के ट्रिक से। अभी ये तथ्य देख सकते हैं, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई जो बोली जा सकती है, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। फिर लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। ध्वनि या वर्ण की सबसे छोटी इकाई क्या हो सकती है? ध्वनि या वर्ण की सबसे छोटी इकाई वह स्वर होती है। और अर्थ के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द होती है। और अर्थ के आधार पर भाषा की पूर्ण इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। ठीक है। और वाक्य से छोटी इकाई क्या होती है? वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है। उपवाक्य से छोटी इकाई क्या होती है? उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध होती है। पदबंध से छोटी इकाई क्या होती है? तो पदबंध से छोटी इकाई पद होती है या शब्द जिसे कहते हैं। पद या शब्द से छोटी इकाई क्या होती है? पद या शब्द से छोटी इकाई अक्षर होती है। और अक्षर से छोटी इकाई क्या होती है? अक्षर से छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। तो धन्यवाद, मैं यही कह सकता हूँ फिलहाल।
थोड़ा आप अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, तो देख सकता हूँ, आगे मैं आपको दिखा सकता हूँ, आगे देख लीजिए। देखिए, मैं एक शिक्षक हूँ, मुझे कुछ आपसे कोर्सेज नहीं बेचना है। अगर आपको कुछ हेल्प करना है तो आप इस नंबर पर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, हम आगे देख सकते हैं, आगत ध्वनियों में जो नुक्ते का प्रयोग किया जाता है उससे संबंधित है। देखिए, आगत ध्वनियाँ जो होती है, अब देखिए इसमें क्या प्रभाव होता है। लोग कहते हैं कि अरे यार, आगत ध्वनि में बिंदु लगने से नीचे क्या हो सकता है। बिल्कुल होता है। देखिए, अगर राज है और राज है तो राज जो है उस नुक्ता लगने से रहस्य हो गया उसका अर्थ, लेकिन जो राज है उसका अर्थ केवल शासन हो गया। जरा में देखिए नुक्ता लग गया है, उसका अर्थ थोड़ा हो गया है। लेकिन अगर ये जरा लिखिए तो जरा, इसे बुढ़ापा कहते हैं। देख लीजिए, ये समश्रुति भिन्नार्थक शब्द में भी पूछा जा सकता है एक नुक्ते की वजह से। देखिए, बाघ है, बाघ जो नुक्ता वाला होता है उसे बगीचा होता है उसका अर्थ, लेकिन बाघ जो बिना नुक्ता वाला होता है उसे घोड़े की लगाम भी कहते हैं। फन में देखिए क्या है, नुक्ता लगा हुआ। फन में जो जिसमें नुक्ता लगा उसे अर्थ हो गया कौशल या हुनर। एक होता है फन जिसमें नुक्ता नहीं लगा है, उसका अर्थ हो गया सांप का फन। ये फलक देखिए, फलक में नुक्ता लगा हुआ उसका अर्थ आकाश हो गया, लेकिन फलक जिसमें नुक्ता नहीं लगाया उसे लकड़ी का तख्ता कहते हैं। ताक देखिए, ताक में जो हो गया है, ताक उसमें क्या है, बिंदु लगा है, नाथ लगा है, तो दीवार का आला हो गया। नुक्ता लगने के कारण उसका अर्थ दीवार का आला हो गया। लेकिन एक है ताक में देखना या ताकना। खुदा में देखिए नुक्ता लगने से भगवान हो गया, लेकिन खुदा एक है, उसमें अगर नुक्ता नहीं लगा उसका मतलब खुदा हुआ। बेगम जो है जिसमें नुक्ता लगा हुआ है उसका मतलब अर्थ हो गया बिना गम का, और जो बेगम है जिसमें नुक्ता नहीं उसका मतलब रानी हो गया। गौर जिसमें नुक्ता लगा उसका अर्थ ध्यान हो गया, और गौर जिसमें नुक्ता ना लगा उसका अर्थ गोरा हो गया। गज में नुक्ता लगने से एक नाप हो गया है। गज जिसमें नुक्ता ना लगा उसका एक अर्थ हाथी हो गया। हम आगे कुछ देख सकते हैं। देखिए, र के बारे में बहुत कम ही लोग पढ़ाते हैं, और इसके अनछुए पहलू बहुत कुछ हैं। देख भी सकते हैं आप र के विभिन्न रूपों में प्रयोग। जिस प्रकार स्वर को व्यंजन के साथ मिलाकर लिखने के लिए स्वर की मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार र व्यंजन को अन्य व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखने के लिए र को विभिन्न रूपों तथा प्रयोगों पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे पहला क्या है इसके विषय में, र से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन हो तो र उसी व्यंजन के निचले हिस्से की खड़ी बाई में बाईं और टेढ़ी रेखा के रूप में लिखा जाता है। जैसे देखिए, द हलंत हो गया है, स्वर रहित व्यंजन है, उसमें र जुटा हुआ है तो क्या हो गया, द्र हो गया है। जिसी से जैसे दरिद्र, द्रविड़। अब प है, स्वर रहित प है, उसमें र जोड़ने पर प्र हो गया, जैसे प्रेम और कर्म। ठीक है। जिन व्यंजनों का दूसरा देखिए, जिन व्यंजनों का निचला हिस्सा गोलाई लिए होता है, यदि वे स्वर रहित व्यंजन हो तथा उनके बाद र हो तो उन व्यंजनों के नीचे का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। र के बारे में दूसरा प्रयोग के विषय में देखिए, ड जो है हलंत है, स्वर रहित, उसमें र जुड़ गया तो ड्र हो गया, जैसे ड्राइवर, ड्रामा, ड्रम। और ट है, ट हलंत है, स्वर रहित व्यंजन है, इसमें र जुड़ने से ट्र हो गया, ट्राम, ट्रेन, ट्रक। र के विषय में तीसरी जानकारी क्या है, स्वर रहित त के बाद र हो तो इस तरह में लिखा जा सकता है, जैसे त स्वर रहित है उसमें र जुटा गया तो त्र हो गया, जैसे त्रेता, स्त्री। र के विषय में चौथा जो होता है, स्वर रहित स के बाद र हो तो स का रूप में बदल जाता है, जैसे स्र, जैसे श्रम, श्री और श्रेष्ठ। इसी प्रकार स के बाद री स्वर आने पर श्री या श्री
हो जाता है, जैसे श्रृंखला और श्रृंगार। ठीक। अब र के विषय में तीसरा देख लीजिए, पांचवा। स्वर रहित स के बाद, दंती स है, स्वर रहित स के बाद र हो तो स के निचले हिस्से में खड़ी बाई के में ही तिरछी क्रम भ्रम की तरह लगाई जाती है, जैसे स्र, सहस्र, स्रोत। अब देखिए स्र को कई लोग भूलवश अस्त्र पढ़ लेते हैं, सहस्र को सहस्त्र पढ़ लेते हैं, स्रोत को स्त्रोत पढ़ लेते हैं, जबकि यह अशुद्ध हो जाता है। अब देखिए फिर है स्वर रहित र जो है रेफ कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर रहित र रेफ कहलाता है, जो अगले वर्ण के शिरोरेखा के खड़े अर्धवृत्त के रूप में लिखा जाता है। जैसे र हलंत है, स्वर रहित है, उस म पर चढ़ेगा तो म के ऊपर रेफ बन जाएगा। जैसे मर्म, धर्म और कर्म। र जो है फिर अगर च में जुटेगा, जैसे स्वर रहित र च में जुटेगा तो च के ऊपर मात्रा बना लेगा, जैसे खर्च, चर्च और अर्चना। अब ये तो रहे र से संबंधित विशेष तथ्य। अब हम लोग अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह संबंधी नियम के बारे में देख लेंगे कि अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी नियम क्या क्या होते हैं। ठीक है ना। और देखिए बहुत विशेष तथ्य बता रहा हूँ आप लोगों को, कोई बताएगा नहीं। काफ़ी इन चीज़ों को ढूंढने में, पढ़ने में, लिखने में समय लगता है, मेहनत लगता है। अब आजकल के तो कई लोग टीचर हैं, ChatGPT में PDF डाल दिए ना, उसमें चेक किए, क्रॉस चेकिंग किया ना कुछ किए, बस लायक पढ़ा दिए। ऐसा नहीं है, काफ़ी मेहनत किया गया एक एक शब्द ढूंढने में, पढ़ने में। आपने ऊपर देखा है मैंने कि कहाँ से कितने चीज़ों को पढ़ाया है, हर एक चीज़। अब देखिए 7वां देखेंगे, अनुस्वार तथा अनुनासिक चिन्ह संबंधी नियम। तो पहला है, संयुक्त अक्षर बनाते समय यदि किसी वर्ग के हल पंचमाक्षर अंग यड़ न म के बाद उसी वर्ग का कोई व्यंजन आए तो हल पंचमाक्षर न लिखाकर अनुस्वार का प्रयोग होता है, जैसे गंगा। ठीक है, चंचल, दंत और पंप और दंड। तो बिल्कुल देखिए गंगा में क ख ग है, ग के पहले जो मंद लगा है तो अंग होगा, क ख ग अंग। चंचल में च है तो च का होगा च है जो यहाँ पंचमाक्षर, तो इसमें अनुस्वार ही लगेगा। इनकी जगह जो है ये जो मतलब गंगा इस प्रकार जो नीचे लगा है, चंचल, दंड, दंत जो पूर्ण लिखा गया है, ये गलत है, अनुस्वार वाला ही सही होगा। ठीक है। दूसरा क्या हो गया, अनुस्वार से संबंधित जो नियम होता है अनुस्वार और अनुनासिक से। तो दूसरा है, यदि हल पंचमाक्षर के बाद कोई पंचमाक्षर दूसरा आ जाए तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा, तो पंचमाक्षर का ही प्रयोग हो जाए। जैसे वांग्मय में म के अंदर क वर्ण का पंचमाक्षर है। जैसे जन्म में म के आगे त वर्ण का पंचमाक्षर न है। सम्मति, सम्मेलन, ठीक है ना, और उन्मुख। ठीक है, यहाँ वांग में जम या अनुस्वार लगाना गलत है। अब अनुस्वार अनुनासिक संबंधी जो तीसरा नियम है, यदि पंचमाक्षर य, व और ह के पहले आता है और वहाँ वही पंचमाक्षर लिखा जाता है तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। जैसे पुण्य य के पहले है, अन्य य के पहले है, मान्य य के पहले, समन्वय, कड़व, कन्हैया, तुम्हारा, तो इसमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। फिर चौथा अनुस्वार अनुनासिक संबंधी नियम है, जहाँ पंचमाक्षर का संयोग अपने वर्ग के 4 पहले व्यंजनों से भिन्न व्यंजनों के साथ हो रहा हो तो पंचमाक्षर ही होगा, अनुस्वार नहीं। जैसे वांग्मय, अन्य, उन्मत्त और अन्न। फिर अगला हम पढ़ेंगे अनुस्वार अनुनासिक संबंधी नियम। स ह के पूर्व केवल अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, पंचमाक्षर का प्रयोग होता ही नहीं है। स ह के पूर्व, या आप कह सकते हैं उसमें व्यंजनों के पूर्व, जैसे अंश, वंश, हंस, कंस, ध्वंस, संहार और आदि। छठवां नियम है, सम जो उपसर्ग है उसके बाद जो शब्द अंतस्थ या उष्म वर्णों से प्रारंभ होते हैं
उसे म निश्चित रूप से अनुस्वार हो जाता है, बिल्कुल अनुस्वार हो जाता है। सम जमा यंत्र संयंत्र, सम जमा लाभ सम्मात, सम जमा रचना संरचना, सम जमा वाद सम्माद, बिल्कुल सम उपसर्ग के बाद जो अंतस्थ या उसमें बढ़ाएंगे तो म का अनुसार हो जाएगा। फिर आ गया अगला नियम, चंद्रबिंदु का प्रयोग भ्रम निवारण के लिए अनिवार्य है। जहाँ चंद्रबिंदु के प्रयोग के बिना अर्थ में भ्रम होने का भय हो वहाँ चंद्रबिंदु का प्रयोग होना चाहिए, बिल्कुल। जैसे हंस, हंस, अब हंस, एक हंस का मतलब हंसना, एक हंस का मतलब एक पक्षी का नाम। अगना, अगना, इनका भी अलग अलग अर्थ होता है। तो ये हो गए विशेष तथ्य। अब कुछ और आपको मैं बताना चाहूँ तो ये बताऊँ। देखिए 1 मिनट का थोड़ा और टाइम देख लीजिए, यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और इससे हिंदी के शब्द क्रम पूछ लिए जा सकते हैं। तो यह जो हिंदी शब्द के शब्दों का क्रम निर्धारण है, यह वास्तविक और यही सत्य है। आप लोग वर्णमाला नॉर्मल पढ़ लेते हैं, लेकिन यही वर्णमाला जो स्वर और व्यंजन का होता है, यही जो है क्रम निर्धारण करने के लिए आपके लिए सही होता है। पहले मैं स्वर में आपको पढ़ के दिखा सकता हूँ। चंद्रबिंदु अंग जो होता है वो होता है बिंदु वाला अंग, विसर्ग वाला फिर आ के अंदर चंद्र बिंदु है, फिर आ के अंदर ऊपर बिंदु है, फिर आ है, फिर आगत का आ है, फिर ई, फिर ई बड़ी दीर्घ ई वाला, फिर ई है, फिर ई दीर्घ ई है, फिर ऊ है, ठीक है, ऊ चंद्र बिंदु, फिर ऊ है, फिर ऊ है। अब उसके बाद फिर दीर्घ ऊ में चंद्र बिंदु है, फिर दीर्घ ऊ में बिंदु है, फिर दीर्घ ऊ नॉर्मल है, फिर री ए ओ आओ। इस प्रकार से ये स्वर का शब्द है। आप लोग देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर स्वरों का जो हो गया, व्यंजनों का जो क्रम निर्धारण है यही है, क और छ, ख और ये ख, ग, घ, घ, च, छ, ज, ज, जिया, गिया, जिसे गिया भी कहते हैं, झ, ट, ठ, ड, ढ़, 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 ड़, त, त्र, थ, द, ध, न, प, फ, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, स्र, स, ह। तो वर्णमालों का यही वास्तविक क्रम है। अगर आप क्रम निर्धारण करने के लिए शब्दों का चयन करते हैं, और कोशिश मैंने की आपको समझाने की, अगर कोई त्रुटि हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसे सुधारने का प्रयास किया जाएगा।